बच्चा फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने 1 to 11 सारी चीजें पढ़ ली थी, अब 12। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ पैटर्न खतरनाक दिखता है, बस दिखने में है, समझने में इजी है। यहाँ पे बच्चा समझना, अनएप्रोप्रिएट इन्वेंटरी, ठीक है। और एक जगह आपको दिखेगा एप्रोप्रिएट, प्लीज इन वर्ड से मत घबराना। एप्रोप्रिएट अनएप्रोप्रिएट पहले कॉन्सेप्ट समझो। बच्चा हुआ क्या है, ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने लोन लिया है। किससे लोन लिया है? कंपनी से। क्यों लिया है? रीजन क्या है? क्योंकि उसने शेयर खरीदे। या तो उसने क्या किया बच्चा, फ्रेश इशू, या तो उसने सेकेंडरी मार्केट, दोनों केस में लोन लिया है ना। अब लोन तो उसने ले लिया है, मतलब शेयर्स तो ले लिए, अब उसके पास ये शेयर्स हैं। बच्चा कल को किसको बेचेगा वो? एम्प्लॉइज को। तो 5 साल बाद, 6 साल बाद जो भी स्कीम होगी, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग स्कीम होगी, ठीक है। तो 5-6 साल बाद एम्प्लॉइज को पैसे देकर तब वो रिपे करेगा, क्लियर है। लेकिन बच्चा ये 6 साल तक क्या सारे के सारे एम्प्लॉइज शेयर ले लेते हैं क्या? ऑप्शन है, नहीं भी ले सकते। कुछ एम्प्लॉइज तो छोड़ के ही चले जाएंगे, यस और नो, ऐसा होता है। कुछ एम्प्लॉइज क्या करेंगे बच्चा, छोड़ के चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अनएप्रोप्रिएट इन्वेंट्री, मतलब जो बच गए। मान लो मेरा एग्जाम्पल 5 लाख का लोन था, एग्जाम्पल में मैंने लिया 5 लाख का लोन था, ठीक है। मतलब 5 लाख के शेयर्स थे, ये बोल सकते हो ना, 5 लाख के शेयर्स थे। 3 लाख एम्प्लॉइज ने ले लिया, रिमेनिंग कितने बचे बच्चा? 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख जो बच गए हैं, 2 लाख जो बच गए हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। तो जो अनएप्रोप्रिएट इन्वेंट्री है, जो बचे हुए हैं, ट्राई करेंगे कि एम्प्लॉइज अगर ऑप्शन है, अवेलेबल है, उन्होंने छोड़ा नहीं है, या फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने छोड़ दिया, उनको तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो है ऑप्शन बना रहे हैं उन्हें कि भैया अनएप्रोप्रिएट जो इन्वेंट्री है, जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना बच्चा? 2 लाख। पार्ट ए और बी में बचा हुआ है। पार्ट ए क्या था? 100। पार्ट बी क्या था? परचेज। सी क्या था? एप्रोप्रिएशन स्कीम। इन्होंने कहा चाहे कोई भी स्कीम हो, ए बी सी तीनों में से कोई भी स्कीम हो, उसका जो बचा हुआ है अनएप्रोप्रिएट इन्वेंट्री, ट्राई करो शेल भी क्या हो जाए? एप्रोप्रिएटेड, मतलब पूरा का पूरा यूज हो जाए। 5 लाख के शेयर से एम्प्लॉय पूरे के पूरे क्या करे बच्चा? 5 लाख के शेयर ले जाए। क्या ये बात समझ में आए? विद इन जो भी रीजनेबल टाइम था, एक टाइम ड्यूरेशन होगा कि भैया 5 साल हो गए, जैसे ही 5 साल हो जाते हैं तो एम्प्लॉइज आते हैं एक्सरसाइज करने। जब एक्सरसाइज करने आते हैं तो हम उनको दे देते हैं शेयर्स। अब ट्रस्ट ने नए शेयर पहले से लेके रखे थे, या फिर पुराने शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीद के रखे थे, जो भी एक टाइम पीरियड में आपको उनको पूरा रिटर्न कर देना। क्या ये बात समझ में आई? वापस मेरे पास जो कुछ भी था 5 लाख, मुझे मुझे एक विद इन टाइम पीरियड में पूरा का पूरा 5 लाख क्या करना है बच्चा? एप्रोप्रिएट। अनएप्रोप्रिएट को क्या करना है? अनएप्रोप्रिएट को क्या करना है? एप्रोप्रिएट। सिंपल भाषा में बोलूं तो बच्चा जितने 5 लाख के शेयर थे, पूरे के पूरे 5 लाख के शेयर किसको देने? एम्प्लॉइज को। कुछ बचेगा? कुछ बचेगा? पूरे के पूरे 5 लाख खत्म हो गए तो खत्म। लेकिन बच्चा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉइज ऑप्शन ना ले या एम्प्लॉइज बीच में छोड़ के चले जाए, तो अनएप्रोप्रिएट अनएप्रोप्रिएट भी रह सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? वर्ड एप्रोप्रिएट अनएप्रोप्रिएट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? बस एक टेक्निकल ये वर्ड यूज करेंगे, ठीक। चलिए पहला पैराग्राफ क्या बोलता है? जो भी अनएप्रोप्रिएट इन्वेंट्री है एबीसी, उसे क्या करो? विद इन टाइम पीरियड में एप्रोप्रिएट कर दो, क्लियर है। दूसरा पैराग्राफ, इफ सच ट्रस्ट, अगर वो ट्रस्ट नॉट एबल टू एप्रोप्रिएट, अगर ट्रस्ट एप्रोप्रिएट नहीं कर पाता, 2 लाख के बच जाते, 3 लाख के बच जाते, ठीक है। तो इन्होंने बोला नॉट एबल टू एप्रोप्रिएट अनएप्रोप्रिएट इन्वेंट्री विद इन 1 ईयर। इन्होंने कहा था रीजनेबल टाइम, वो रीजनेबल टाइम उन्होंने क्या बोल दिया? 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर आपको उसको दे देना है, जो जो एक्सरसाइज करने आएगा। जो एक्सरसाइज करने नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल में 5 लाख में से 3 लाख के एम्प्लॉइज आ गए और बचे कितने? 2 लाख। ये 2 लाख नहीं हो पाए, अनएप्रोप्रिएट ही रह गए, हमें 1 साल के अंदर इन्हें खत्म करना था। तो इन्होंने कहा एक काम करो, खत्म नहीं हुए हैं, 1 साल के अंदर पूरा 5 लाख देना था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि एम्प्लॉइज छोड़ के जा चुके हैं। इन्होंने कहा एक काम करो, डिस्क्लोज कर दो कितना बच गया है। अनएप्रोप्रिएट पोर्शन जितना बच गया है, मेरे एग्जाम्पल में कितना बचा है? 2 लाख। जितना भी बचा है किसको इन्फॉर्म करो? स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को बता दो एंड ऑफ सच पीरियड कि कितना आपका बच गया। 1 साल के अंदर पूरे के पूरे 5 लाख दे दो, लेकिन हम देने गए, एक्सरसाइज नहीं किया, 2 लाख बच गया। जो भी 2 लाख बचा है किसको इन्फॉर्म करोगे बच्चा? स्टॉक एक्सचेंज को। यहां तक बात क्लियर है? इन्फॉर्म करने के बाद 2 लाख। अब बच्चा हमें पूरा 5 लाख 1 लाख एक महीना सॉरी 1 साल के अंदर खत्म करना था। अब बचे हुए 2 लाख के लिए उन्होंने टाइम दे दिया है, एंड देन सेम एज सोल्ड दी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में आप उसे बेचना चालू करो, क्योंकि वो शेयर रख के करोगे क्या? वापस। बच्चा ट्रस्ट के पास कितने शेयर्स थे? पक्का? चलो
ट्रस्ट के पास थे बच्चा 5 लाख के शेयर्स, ठीक, पूरे के पूरे 5 लाख कितने साल में दे देना था, 1 साल, जो भी एक टाइम आएगा 5 साल जब खत्म वहां से 1 साल के अंदर पूरा पूरा दे दो, एक्सरसाइज करना है अपन इसको इशू कर देंगे, क्लियर है बच्चा। लेकिन हमारे इन 1 साल में कितने लोग आए, कितने एम्प्लॉयज आए बच्चा, 3 लाख के आगे हैं, 3 लाख के आगे हैं, रिमेनिंग हमारा बच जाता है कितना, 2 लाख। तो बच्चा ये इंफॉर्मेशन पहले किसको बता दो, स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज कौन सा एक्सचेंज होगा, जहां इस कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे, लिस्टेड कंपनी है ना, उन्हें इन्फॉर्म करो। बचे कितने हमारे, 2 लाख, ठीक है। इन्फॉर्म करने के बाद इन्होंने क्या बोल दिया, इन्फॉर्म कर देना अब बेच सकते हो। पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो 2 लाख बच गए हैं, अब इसे बेचो। ट्रस्ट के पास जब ये 2 लाख है तो इसका करेगा क्या, खुद शेयर होल्डर बन जाएगा क्या, तो शेयर होल्डर नहीं बन सकता था ना। ट्रस्ट का काम खत्म, ट्रस्ट बंद करना है। ट्रस्ट का जैसे काम खत्म उसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो काम अभी कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी 2 लाख की फसान तो फंस गई ना। अब इस 2 लाख को वो क्या करेगा बच्चा, पहले स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेगा और इन्फॉर्म करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में सोल्ड करेगा, इन्फॉर्म करेगा, एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को मालूम है कि एक्स्ट्रा 2 लाख बच गए। अब उसको परमिशन दे दी जाएगी कि चलिए आप इसे बेच दिए। सोल्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बच्चा कंपनी जहां लिस्टेड है वहीं पर, लेकिन इसके लिए अब टाइम पीरियड उन्होंने ज्यादा दे दिया, 5 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे आप इसे बेचते जाइए, जब भी नोटिफिकेशन आया होगा ऑफ दीज रेगुलेशन। क्या ये बात समझ में आई, इन शॉर्ट पहला पॉइंट नंबर क्या पढ़ रहे हैं, 12 हम पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट रूट से काम कर रहे हैं, क्लियर है। फर्स्ट पैराग्राफ बोलता है ट्रस्ट के पास जितना भी अनएप्रोप्रिएट है उसको गिवन टाइम पर एप्रोप्रिएट करना है, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया। दूसरा पैराग्राफ बोलता है इफ ट्रस्ट नहीं कर पाया एप्रोप्रिएट, पूरे 5 के 5 नहीं दे पाया, तो जितना बचा है पहले अनएप्रोप्रिएट विद इन 1 ईयर तो पूरा कर देना चाहिए, लेकिन आप 1 ईयर के अंदर नहीं कर पाते तो सेम ये बात डिस्क्लोज कर दो, किसको बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज। डिस्क्लोज करने के बाद अब स्टॉक एक्सचेंज आपको अलाउ कर देगा कि ये 2 लाख आप बेच सकते हो, लेकिन 2 लाख कब बेच सकते हो बच्चा, 5 साल, 2 लाख कब बेच सकते हो बच्चा, 5 साल में। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का रीड करो खुद से एक बार दोनों पैराग्राफ, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर से समझाऊंगी बच्चा, एक बार रीड करो। बस क्या टेक्निकल वर्ड यूज कर रखे हैं इसीलिए थोड़ी सी चीजें इधर उधर है, रीड करो। उसको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका खुद का लॉस, वो शेयर होल्डर तो नहीं बनेगा, सस्ते में तो बेच ही देगा ना, इसलिए 5 साल का टाइम अच्छा खासा दे रखा है। सब अपना बनाते जाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे स्कीम लानी है तो मैं अभी ट्रस्ट बनाऊंगी, ठीक है। जैसे मैं क्या करूंगी, ट्रस्ट बनाऊंगी, नहीं हर कंपनी अपना खुद का ट्रस्ट बनाएगी और उसे डिसॉल्व कर देगी, ठीक है। हाँ हाँ रीपे तो करना है ना, अब सेकेंडरी मार्केट में बेचेगी तो वहां से पैसा मिलेगा ना, बेचना तो है ही, लोन तो चुकाना है ना। अगर एम्प्लॉइज दे देते तो उनसे पैसा मिल जाता तो लोन चुका देते। अब एम्प्लॉइज ने खरीदा नहीं, 2 लाख बचे, 2 लाख कहाँ बेचो, मार्केट में, मार्केट में तो बेच रहे हो ना, पैसा आएगा, लोन चुकाओ, एक्सटेंशन मिल जाएगा, कंपनी दे ही देगी क्योंकि आप ही के एम्प्लॉइज ने नहीं लिया, कुछ आपकी कंपनी में कुछ दिक्कत है ना, लेना नहीं चाह रहे आपकी कंपनी के शेयर्स, मिल जाता है एक्सटेंशन, टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही लिखा होता है। रीड किया, बस पार्ट एबीसी, ए क्या था, ऑप्शन इसॉब, ठीक है, सेकंड परचेज, तीसरा एप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए बच्चा, अब इन्होंने यहाँ पे 5 साल की बात करी, 5 साल की बात करी, ठीक है। 5 साल कहां से चालू होगा, इन्होंने कहा जो ये 1 साल चालू हो गया ना ये इंक्लूडेड है, ये जो 1 साल चालू हो गया ये क्या बच्चा, इंक्लूडेड, मतलब 1 साल तो चला गया, बचे कितने, 4 साल। तो एक्चुअल में वो बोला 5 जा रहा है, ये 1 साल इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, मतलब ये है क्या एक्चुअल में 4 साल। नीचे इन्होंने यही अच्छे से बताया। इन्होंने कहा भैया जो 12 वाला पॉइंट है जो ऊपर हमने अभी बताया उसको हम और अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं, कंसिडर एज द कंप्लायंसेस। इन्होंने बोला तब हम मानेंगे आपने पूरे कंप्लायंसेस कर लिए, आपकी कंपनी के ट्रस्ट ने एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल, या तो किसे बेचो, एम्प्लॉइज को बेचो, ठीक है। किसको बेचो, एम्प्लॉइज को नहीं बेच पा रहे तो बच्चा सेल कर दो मार्केट में, लेकिन मार्केट में आपको टाइम कितना मिलेगा, 4 साल, लेकिन 4 साल किस चीज का बचा, जो इनएप्रोप्रिएट बच गया है उसका मिलेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएट जो हो चुका है पूरा हमने दिया आपको 5 साल, 5 साल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 साल और 4 साल। 1 साल में कौन सा आ जाएगा, एप्रोप्रिएट, बचा बुचा अनएप्रोप्रिएट किसमें आएगा, 4 साल। जो 1 साल होगा उसको किसको बेचा है बच्चा, एम्प्लॉइज को बेचा है। देखो
पूरे साल कितने मिल रहे हैं? 5 ईयर्स। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 ईयर और 4 ईयर। एक साल में किसको देना है? एम्प्लॉयज को देना है, यस और नो? ये किसको देना है? सेल कर रहे कहां पे? स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएट। ये बचा बुचा है ना, बचा बुचा मतलब क्या? अनएप्रोप्रिएट। क्लियर है बच्चा? पक्का? यही बातें हैं बस। क्लियर बाब? अब 12 पॉइंट कंप्लीट हुआ। 12 समझ में आ गया? चले बच्चा, ट्रस्ट का काम था सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदना। एक साल में कितने ज्यादा नहीं खरीद सकते? एक साल में कितना खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से? ट्रस्ट 2% ज्यादा नहीं। ये था ना, एक साल की लिमिट क्या थी? 2। ओवरऑल थी ना 5, 2, 5, ठीक है। अलग अलग स्कीम में अलग। चलिए, ट्रस्ट को शेयर्स खरीदना है, ठीक है। ट्रस्ट ऐसा नहीं करेगा खरीदा बेचा खरीदा बेचा, ट्रेडिंग चालू कर देगा क्या? कोई बिजनेस चालू कर देगा? नहीं, उसको खरीदना है। और खरीद के अगर रख लिया है तो इन्होंने कहा भैया सेकेंडरी मार्केट से खरीदने के बाद मिनिमम 6 महीने तक अपने पास रखना। मिनिमम कितने महीने तक? 6 महीने तक। जनरल रूल, जनरल बोला तो मतलब एक्सेप्शन भी होगा। जनरल रूल, ट्रस्ट जब भी खरीद रहा है, मान लो बच्चा 5 साल है, आज ऑप्शन दिया है, 5 साल बाद ऑप्शन एक्सरसाइज करने आएगा एम्प्लॉय, तो ट्रेडिंग नहीं करेगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदेगा। जब भी खरीदेगा मिनिमम कितने ड्यूरेशन के लिए रखेगा? 6 महीने तक। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ सर्कमस्टांसेस है जो अभी हम पढ़ेंगे ऑफ मार्केट। बच्चा अभी शायद 4th या 5th पॉइंट आएगा, सॉरी 14th या 15th पॉइंट आएगा ऑफ मार्केट का। एक्सेप्शंस उसमें बताए गए हैं कि कब कब वो से बेच सकता है वापस। एक बार स्टॉक मार्केट से खरीद लिया है, सेकेंडरी मार्केट से खरीद लिया है, किसने? ट्रस्ट ने, तो उसको मिनिमम 6 महीने तक तो रखना है। लेकिन वो 6 महीने से पहले बेच सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो एक्सेप्शनल केस हमारा ऑफ मार्केट में है। और 14 पॉइंट आपको बताएगा कि ऑफ मार्केट कब कब कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 पॉइंट में पढ़ेंगे। अभी आपको 13 में इतना ही समझना है, क्या ट्रस्ट जो भी शेयर्स खरीद रहा है उसे कितने टाइम तक अपने पास शेयर्स को संभाल के रखना है? कितने टाइम के लिए? 6 महीने। क्या 6 महीने से कम भी हो सकता है? हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं ऑफ मार्केट जो मैं अभी पढ़ाऊंगी। क्लियर है? क्या एम्प्लॉइज को हमने दिया और इसमें लॉक इन पीरियड लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं। ये लॉक इन पीरियड हमने कहां पढ़ा था? कितना लॉक इन था? 3 साल तक। बच्चा अब वापस से जा रही है स्टेट इक्विटेशन में। स्टेट इक्विटेशन में क्या होता है? पास्ट परफॉर्मेंस की मिली है, अभी फ्रेश मिला है आपको, आज ही के आज मिला है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में, तो भैया 3 साल तक तो रखो लॉक इन में। लेकिन एक बार यहां पे सोचो, ये इसॉब है, आपको पहले 5-6 साल तक काम करवाया जा रहा है, तब जाके दिया जा रहा है, उसके बाद बोलेंगे हम लॉक इन रखेंगे, तो बच्चा बहुत अजीब नहीं हो रहा है कि भाई पहले तो हमको 5-6 साल तक तरसाया, इस शेयर्स को मिलने में हमें टाइम मिला, उसके बाद 3 साल तक और लॉक कर दिया। तो बच्चा इनको बोला है जैसे आपको मिलेगा आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट, अगर ये शेयर्स मिलते हैं एम्प्लॉइज को तो नो लॉक इन बच्चा एप्लीकेबल, जो भी एम्प्लॉइज को शेयर्स मिलेंगे जब कभी मिलेंगे, 5 साल बाद 6 साल बाद, मतलब आप इसे बेच सकते हो। इन शॉर्ट इसका मतलब ये, लॉक इन का मतलब ये है अगर लॉक इन होता तो जो भी टाइम पीरियड होता आप उसे उस टाइम तक नहीं बेच सकते। लॉक इन नहीं है मतलब जैसे आपको शेयर्स मिलेंगे तुरंत आप उसे बेच सकते हो, जहां बेचना बेचो। क्लैरिटी है? पक्का? किसमें? 12th वाले पॉइंट में। अब देखो दोनों ऑप्शंस है ना, इन्होंने यहां पर ये बोला है कि भैया आपके पास इनअप्रोप्रिएट इन्वेंट्री है। अब वो इन्वेंट्री नए शेयर पुराने दोनों हो सकते, अगर नए शेयर है तब भी तो बच गए, अगर सेकेंडरी मार्केट से उठाए हुए तब भी तो बच गए। इन शेयर्स को हम क्या करेंगे? नए शेयर से तो सेकेंडरी मार्केट में बेचो, पुराने तो भी बेचो, क्योंकि वो ट्रस्ट अपने पास थोड़ी ना रखेगा, शेयर होल्डर थोड़ी ना है, उसे तो खत्म करना फॉर्मेलिटी, चाहे नया चाहे पुराना, दोनों की बात होगी। ठीक है, कुछ डाउट है? मिनिमम बोला है ना, मैक्सिमम की कोई लिमिट बोली क्या? ठीक है, मिनिमम बोला है तो मिनिमम 6 महीने तो रखना पड़ेगा। बार बार है ना खरीदना बेचना, बीच की ट्रेडिंग नहीं करेगा, ब्रोकर की तरह काम चालू नहीं करेगा। उसको ये लग रहा है कि भैया 5 साल बाद देना है, मेरे पास शेयर्स आ गए, मैं अब बिजनेस चालू करता हूं, नया ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, ब्रोकर का क्या कर सकता है? क्या नहीं, ले लिया तो 6 महीने तक रख, 6 महीने तक रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बोला कि ठीक है 6 महीने के कम ड्यूरेशन में बेचा जा सकता है। मैंने कहा ट्रेडिंग नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ट्रेडिंग हो सकती है। समझ में आया? ट्रेडिंग तो कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर इन्होंने क्या बोल दिया ऑफ मार्केट, तो ऑफ मार्केट में कुछ काम है अलाउड है जो, ठीक है।
क्लियर है बच्चा? 12 13 दोनों। 12 क्या बोल रहा था? जितना ड्यूरेशन है अनएप्रोप्रिएट को क्या करो? एप्रोप्रिएट। कितना टाइम दे रखा है? 1 साल। अगर बच गया है स्टॉक मार्केट को बताओ और स्टॉक मार्केट में बेच दो। कितना टाइम दिया है? ठीक है। 13 पॉइंट क्या बोलता है? खरीद लिया है तो 6 महीने तक रखो, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में 6 महीने से पहले भी बेचा जा सकता है। वैसे तो हम तुम्हें बार बार खरीदना बेचना नहीं देंगे, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में बेचना अलाउड है, लेकिन वो भी ऑफ मार्केट। ऑफ मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज में नहीं। बताऊंगी ऑफ मार्केट कब होगा। ठीक है। लॉगिन पीरियड है क्या? नहीं। चलिए अब आ जाओ 14। इन्होंने बोला ट्रस्ट को परमिशन दे दी है। ट्रस्ट को परमिशन दे दी है। किस चीज की परमिशन? तुम ऑफ मार्केट क्या कर सकते हो? ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब सेल करना, बेचना। ट्रस्ट क्या कर सकता है बच्चा? ऑफ मार्केट में शेयर्स को बेच सकता है, लेकिन उसकी कुछ सर्कमस्टांसेस है, कंडीशंस है। आ जाए किस किस सर्कमस्टांसेस में। इन्होंने कहा भैया एक बार सोचो कि मैं हूं ट्रस्ट, मेरे पास 5 लाख के शेयर्स रखे, ठीक है। तुम मेरे पास एक्सरसाइज करने आए हो, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में दे रही हूँ? तुम एम्प्लॉय हो, तुम मेरे पास आए हो, तो मैं तो ऑफ मार्केट दे रही हूँ ना। व्हाट डू मीन बाय ऑफ मार्केट? जो सेकेंडरी मार्केट में नहीं हो रहा है। वापस 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 सेकेंडरी मार्केट क्या? सिस्टम खोला, डिमैट खोला, यहाँ से शेयर्स खरीदे। क्या एम्प्लॉय ऐसे खरीद रहा है क्या? एम्प्लॉय किसके पास आया? ट्रस्ट के पास। तो ये ऑफ मार्केट माना। मार्केट में मतलब ऑनलाइन खरीद रहे हो, स्टॉक मार्केट से। ऑफ मार्केट क्या? ऑनलाइन नहीं खरीद रहे हो, स्टॉक मार्केट से नहीं खरीद रहे हो, मार्केट के बाहर कहीं और जाकर खरीद रहे हो। कहां आके खरीद रहे हो? ट्रस्ट के पास आ रहे हो। आप एक्साइज का एक फॉर्म भरोगे कि हम तैयार हैं शेयर्स खरीदने के लिए, मैं आपको दे दूंगी रिटर्न में। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाता है। ऑप्शन होता है, फिजिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, लेकिन ये आप मार्केट से नहीं खरीद रहे हो। तो एक्चुअल में पूरी की पूरी स्कीम क्या है? ऑफ मार्केट है ना। पूरी स्कीम क्या है? ऑफ मार्केट। कुछ ऑन मार्केट है ही नहीं। ट्रस्ट जाकर क्या कर रहा है? जब सेकेंडरी शेयर्स ले रहा है, तब जाके सेकेंडरी शेयर वो ऑनलाइन खरीदता है, वो ऑनलाइन खरीद रहा है। लेकिन आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं क्या? ऑनलाइन इन द सेंस कि स्टॉक मार्केट के थ्रू मिल रहे हैं क्या? नहीं। मिल तो आपको ऑफ ही रहा है ना बच्चा। क्लैरिटी, मतलब सारी स्कीम क्या है? ऑफ। चलिए 14 का पहला पॉइंट बोलता है ट्रस्ट को तो परमिशन ही है ना, उसका काम ही यही है कि भैया तू ऑफ मार्केट बेच सकता है शेयर्स। कब? इन सर्कमस्टांसेस में। पहला ऑफ मार्केट सर्कमस्टांसेस क्या है बच्चा? शेयर्स को बेचो एम्प्लॉइज को। कोई भी स्कीम, चाहे वो स्कीम सॉप की हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो आपकी एप्रिसिएशन हो, जो भी हमने बेनिफिट देखे। ठीक है। चलिए दूसरा ओपन मार्केट। ये ओपन मार्केट क्या होता है? अब बच्चे यहाँ पे कुछ टर्म्स बताए गए, पहले उन टर्म्स का मीनिंग समझाती हूँ। टेक ओवर समझते हो? एक कंपनी क्या करी है? दूसरी कंपनी के शेयर्स। मैं रिलायंस कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं धीरे धीरे उसके शेयर्स खरीद रही हूँ। बच्चा मान लो रिलायंस कंपनी ने अपने एक ट्रस्ट बना के रखा है, वो अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहती है। कर सकती कि नहीं कर सकती? कर सकती है। रिलायंस कंपनी के बच्चा ट्रस्ट ने, अब बच्चा मैं अगर टेक ओवर कर रही हूँ, तो ये पूरे शेयर्स ले लूंगी। तो ट्रस्ट को बोला भाई तू भी दे सकता है। ट्रस्ट को क्या बोला? कंपनी तो पूरी की पूरी मेरे कब्जे में आ जाएगी जब मैं टेक ओवर करूंगी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो बच्चा वहां के जितने भी शेयर होल्डर्स है वो सब बेच रहे हैं मुझे, तो ट्रस्ट को भी बोला तुम भी बेच सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टेक ओवर का मीनिंग समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन किसको दे दिया? ट्रस्ट को भी दे दिया। लेकिन ये सब ऑफ मार्केट कर रहा है। वो ऑफ मार्केट में वो क्या दे सकता है? टेक ओवर में शेयर्स अपने दे सकता है। बायबैक समझते हो? बायबैक क्या होता है? कंपनी क्या कह रही है? शेयर परचेज। ये सब भी ऑनलाइन नहीं हो रहा है बच्चा, ये सब भी ऑनलाइन नहीं हो रहा है। घर पे नोटिस जाता है, सबके घर पे नोटिस जाता है, तुम मेरे शेयर होल्डर हो, मैं तुमको नोटिस दे रहा हूं, कंपनी अपनी खुद के शेयर्स खरीदना चाहती है आपसे। ऑप्शन है बच्चा, क्या होता है? ऑप्शन। टेक ओवर हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? मैंने ऑप्शन दिया कि सुनो ट्रस्ट, सुनो सारे के सारे शेयर होल्डर, मैं आपके शेयर्स खरीदना चाहता हूं क्योंकि मैं रिलायंस कंपनी को टेक ओवर करना चाहता हूं। तो उनके पास ऑप्शन है, अगर उन्हें बेचना है तो मुझे बेच सकते हैं, नहीं बेचना तो ना बेचे। सेम बाय बैक, मैंने आपके घर पे नोटिस भेजा, मैं कंपनी, मेरे सारे के सारे शेयर होल्डर, मुझे बाय बैक करना है। बच्चा इन सब में हमेशा याद रखना थोड़ी अच्छी कीमत मिलती है। मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उस रेट से थोड़ी अच्छी कीमत मिलेगी, चाहे वो टेक ओवर हो। रिलायंस कंपनी की अगर कीमत समझ लो 1000 रुपए चल रही है, तो मैं कहूंगी मैं 1200 में खरीदूंगा तैयार, तभी तो बेचेगा। मैं कहूंगी नहीं मैं 1000 में, तो कहेगा मैं आपको क्यों बेचूं, मार्केट में भी सेम रेट है, आपको बेचने में क्या फायदा। सेम बाय बैक, मार्केट में मेरी कंपनी की वैल्यू चल रही है 500, तो कंपनी क्या बोलेगी हम आपसे 900 में खरीदने को तैयार है, तभी तो शेयर होल्डर बेचेगा, नहीं तो क्यों बेचेगा जब तक उसे फायदा ना दिखे। उसके पास मार्केट का तो ऑप्शन है ही ना, मार्केट में जो रेट है वो तो वहां से भी मिल रहा है।
कोई भी कभी भी शेयर होल्डर को कोई ऑप्शन देता है तो उसके फायदे का होता है, मतलब उसको थोड़ी सी अच्छी वैल्यू मिलती है, तब वो देता है, अदरवाइज वो नहीं देता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर टेक ओवर हो रहा है, मैंने ऑप्शन दिया रिलायंस कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को। रिलायंस कंपनी के एग्जाम्पल में बच्चा कितने क्या था शेयर, 1000 रुपए का। मैं उनके सामने क्या ऑफर दूंगी, 1200 का, 200 थोड़ा ज्यादा, एक शेयर की वैल्यू। अब बच्चा जिसके पास जितनी उस हिसाब से रेट बढ़ेगा, तो बच्चा उनकी मर्जी है बेचे या ना बेचे, ठीक है। बायबैक वाले एग्जाम्पल में कह रही हूँ, मेरी कंपनी है ना के शेयर 500 के, मैं सारे शेयर होल्डर से बोल रही हूँ कि सुनो शेयर होल्डर्स, प्लीज मैं तुम्हारे शेयर 900 में खरीदने को तैयार, तो उनकी मर्जी। क्या टेक और बायबैक समझ में आया? एक और वर्ड है उसके बाद, क्या लिखा है? कंपनी लिस्ट होती है और ऐसे कंपनी डीलिस्ट भी होती है, समझना। मेरी कंपनी लिस्टेड है, रिलायंस की कंपनी क्या है बच्चा, लिस्टेड है। बच्चा लिस्टेड की रेपुटेशन ज्यादा अच्छी होती है, हमेशा याद रखना, लिस्टेड की रेपुटेशन हमेशा अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि वो गुडविल उसका रेपुटेशन, कंपैरिजन टू जो लिस्टेड नहीं है। अब भैया आप एक बार लिस्ट हुए, फिर आप डीलिस्ट हो गए। ये डीलिस्ट क्यों क्यों होते, कुछ पढ़ा था हमने? कुछ ग्राउंड से क्या था, लॉस, ये सब पढ़ा था, मतलब आपकी रेपुटेशन खराब है। मैंने आपको बताया था जब भी कंपनी डीलिस्ट होती है तो शेयर होल्डर्स को क्या देती है, एक ऑफर दिया जाता है कि अब हमारी कंपनी लिस्ट नहीं है, आप चाहो तो हमारी कंपनी को कंटिन्यू करो, या फिर आप चाहो तो हमारी कंपनी को कंटिन्यू ना करके छोड़ दो, आप हमारे शेयर हमें दे दो, हम इसे वापस खरीद लेंगे। तो ये बायबैक नहीं है, ये क्या है बच्चा, डीलिस्ट किया जा रहा है, तो हम आपको एक एग्जिट ऑफर दे रहे हैं, शेयर होल्डर को बाहर निकलने का एक रास्ता, सभी ऐसा बोलते हैं। क्लियर है? ये हमने कहीं पढ़ा था, कहां पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। कंपनी बायबैक कर रही है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो कह रही है कि भैया जितने शेयर होल्डर उतना डिविडेंड बांटना पड़ेगा, तो हम अपने शेयर होल्डर कम करना चाह रहे हैं। डीलिस्ट में क्या हो रहा है बच्चा, डीलिस्ट में क्या हो रहा है बच्चा, हमारी कंपनी अब बर्बाद हो रही है, जा रही है, कम होने जा रही है, तो बच्चा अब डीलिस्ट में हम पैसे तो कम देना चाहेंगे, सेबी क्या बोलेगी, रेट हम डिसाइड करेंगे, रेट हम डिसाइड करेंगे। रेट कैसे डिसाइड होता देखा अभी, एक तरीका देखा था, चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था, सेट इक्विटी शेयर का रेट कैसे डिसाइड होता है। सेबी हमेशा इसे एक लिमिट दे देता है और रेट डिसाइड करने को बोलता है, मतलब चलती किसकी है, सेबी की। तो भैया डीलिस्ट में कंपनी तो कम पैसा देना चाहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सेबी के रूल्स है। इन शॉर्ट किसी भी तरीके से मेंबर्स को क्या मिल रहा है, एग्जिट ऑफर। टेक ओवर में क्या हो रहा है, छोड़ रहा है ना वो अपनी मेंबरशिप। बायबैक में क्या हो रहा है, मेंबरशिप छोड़ रहा है। डीलिस्ट में क्या हो रहा है, मेंबरशिप छोड़ रहा है, मतलब सारे केस में क्या हो रहा है, मेंबरशिप छोड़ रहा है। एनी अदर एग्जिट ऑफर बाय दी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को कहीं से भी कोई भी एग्जिट ऑफर मिल रहा है, तो ये शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर, ये शेयर्स किसके पास है, ट्रस्ट के पास भी है। तो ट्रस्ट के पास भी है, जब टेक ओवर होगा तो वो अपने शेयर्स दे सकता है। कंपनी अगर क्या कर रही है, बायबैक कर रही है, तो ट्रस्ट वो शेयर्स दे सकता है। अगर कंपनी डीलिस्ट हो रही है तो वो क्या दे सकता है, अपने ट्रस्ट अपना शेयर दे सकता है। इन शॉर्ट ट्रस्ट को परमिट है कि वो ऑफ मार्केट शेयर्स को दे सकता है, या तो स्कीम के अकॉर्डिंग दे, या तो बच्चा एग्जिट जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब तब, टेक ओवर के केस में और बायबैक के केस में, डीलिस्ट के केस में, या एनी अदर कोई भी इसके जैसा मिलता जुलता एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन सारे केसेस में उसको देना अलाउड है। क्लैरिटी है? पक्का? पॉइंट नंबर क्या था, वेरी गुड। अब कनेक्ट करो बच्चा, कनेक्ट करो किस पॉइंट से, 13। ट्रस्ट एक बार शेयर्स ले लेगा तो 6 महीने तक अपने पास रखेगा, लेकिन एक्सेप्शन था, कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसमें वो 6 महीने से कम, मतलब 2 महीने में एग्जिट ऑफर आ गया तो चाहे तो दे सकता है। अब क्वेश्चन घुमा कर आएगा, इन चीजों में एक केस बना दिया जाएगा, बोला जाएगा एक भैया ट्रस्टी है, 6 महीने उसने रखा नहीं, 2 महीने में बेच दिया, क्या बेच सकता है? तो आप देखना क्या वो एक्सेप्शंस में कवर हो रहा है, क्या एज पर स्कीम दे रहा है, एज पर स्कीम दे सकता है, या फिर एज पर एग्जिट ऑफर, चाहे वो टेक ओवर हो, डीलिस्ट हो, या फिर बायबैक। क्लैरिटी है? पक्का? चलिए 14 खत्म, चलिए 15 में चले। ट्रस्ट को बोल दिया भैया तुम कोई मैकेनिज्म थोड़ी ना हो ट्रेडिंग करने की, ये तो पहले बता दिया था। शेयर्स को खरीदना बेचना करता रहेगा क्या वो? नहीं, वो ट्रेडिंग करने वाला ब्रोकर नहीं है बीच का, उसे एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाया गया एज पर स्कीम। तो बच्चा ट्रस्ट कैन नॉट बिकम अ मैकेनिज्म फॉर दी ट्रेडिंग, वो सेल नहीं करेगा शेयर सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन एक्सेप्ट सेकेंडरी मार्केट में नहीं बेचेगा, लेकिन बेच तो सकता है। कब कब बेच सकता है? अभी हमने पढ़ा था अनएप्रोप्रिएट था, बच गया तो कहां बेच रहा था, एक्सेप्शन स्टॉक मार्केट। वापस ट्रस्ट को बोला है भाई तू बना है, तू सेकेंडरी मार्केट में खरीदना बेचना नहीं करेगा, यही है, लेकिन एक्सेप्शन कर सकता है, कर सकता है, क्या लिखा है,
अगर ऑप्शन क्या, ऑप्शन स्कीम थी ना, इसॉप की स्कीम थी ना, इसॉप की जो स्कीम है, स्कीम के तहत अलाउड है। दूसरी स्कीम क्या थी, एप्रिसिएशन स्कीम। तीसरी स्कीम क्या थी, परचेज। इन्होंने कहा एज पर स्कीम बेच सकते हो। स्कीम अगर कंपनी ने बनाई है तो उसके अकॉर्डिंग आप बेच सकते हो। अगर कभी कोई इमरजेंसी पड़ी, और स्कीम थी कौन सी, जनरल बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, इन शॉर्ट कितनी स्कीम थी टोटल, पहली बताओ, दूसरी परचेज स्कीम, फिर एप्रिसिएशन, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट और जनरल बेनिफिट। इन्होंने कहा 5 स्कीम के अकॉर्डिंग बेच सकते हो। जनरल रूल, ट्रस्ट कोई ब्रोकर नहीं है, वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेगा। एक्सेप्शन, 5 स्कीम के अकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि उसको बनाया एज पर स्कीम है। स्कीम अगर बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट में बेचने को तो बेच सकता है। क्लैरिटी है 5 पॉइंट की। सी वाला पॉइंट क्या बोलता है, बस ध्यान रखना, ट्रस्टी रीजन बता दे क्यों बेच रहा है, और जो शेयर्स वो बेचेगा प्लीज यूटिलाइज करना इसी स्कीम के तहत। स्कीम कौन सी, रिटायरमेंट बेनिफिट और जनरल बेनिफिट। बेच के जो पैसा आएगा प्लीज इनके लिए यूज कर लेना। तो इन शॉर्ट स्कीम के अकॉर्डिंग बेच सकता है। जनरल रूल सेकेंडरी मार्केट में नहीं बेचेगा। एक्सेप्शन स्कीम के अकॉर्डिंग वही 5 स्कीम जो 3 पॉइंट में इन्होंने बना दी है। क्लियर है। इसके बाद बढ़ू, बायबैक, कुछ रिपीट नहीं लग रहा, कौन सा वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट। फिर से थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट फिर से बता रही बच्चा। सी पॉइंट बोलता है अगर इमरजेंसी में बेचना पड़ गया है एज पर स्कीम जनरल बेनिफिट्स, एज पर स्कीम रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो उन्होंने कहा कर सकते हैं, लेकिन प्लीज ट्रस्ट, उसमें बैठा ट्रस्टी, एक काम करना रीजन लिख देना, इमरजेंसी क्या थी बता दो इमरजेंसी। और साथ में क्या बोल दिया बच्चा, जो भी बेचने के बाद पैसा आएगा स्कीम में ही यूज करना, मतलब स्कीम के लिए बने हो ना, स्कीम के लिए ही यूज करना, दैट्स इट। ठीक है। वो डी पॉइंट बोलता है बच्चा, अभी बायबैक डी लिस्टिंग बताया ना, एग्जिट ऑफर बताया ना, ऑफ मार्केट भी अलाउड है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी ऑनलाइन करने की, हम क्या पढ़ रहे, ट्रेडिंग नहीं हो तुम, कोई ट्रेडिंग मशीन नहीं है, तुम सेकेंडरी मार्केट में बेच नहीं सकते। ऊपर तो उन्होंने बोल दिया ऑफ मार्केट में अलाउड है। इन्होंने कहा अगर कंपनी ये स्कीम क्या लेकर आई है, एज पर ऑनलाइन सेकेंडरी मार्केट लेके आई है, तो आप बायबैक डी लिस्टिंग में अपने शेयर्स अगर बेचना चाहते हो तो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, कंपनी अगर ऑनलाइन लेकर आई है तो। ठीक, नहीं आया, चलिए 14 का पहले मुझे बी बताओ। 14 का बी क्या कह रहा था, ऑफ मार्केट क्या था, दे सकता है, लेकिन कैसे दे सकता है, ऑफ मार्केट अलाउड है, ऑफ मार्केट अलाउड। लेकिन मान लो बच्चा कंपनी ने बोला है जो मैं बायबैक की स्कीम लेके आया हूं ये मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेकर आया, तो बच्चा ऑफलाइन था तो भी अलाउड था, ऑनलाइन है तो भी अलाउड है। तो चाहे वो बायबैक की स्कीम वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाए सेकेंडरी मार्केट में, चाहे वो डीलिस्टिंग की लाए, या फिर किसी भी टाइप का क्या हो एग्जिट ऑफर, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अलाउड है इन शॉर्ट। नेक्स्ट, रिपे करना लोन, कुछ सुना सुना सा लगा है, रिपीट है बच्चा। अनएप्रोप्रिएट इन्वेंट्री क्या नहीं हो पाया, विद इन टाइम नहीं हो पाया, जो उन्होंने अब बताया था। तो भैया लोन तो पे करना है, तो लोन पे कैसे करोगे, सेकेंडरी मार्केट में बेचो, पैसा लो और कंपनी को रिटर्न करो। समझ में आया, रिपीट है। मतलब ये ओपनली, कंपनी ओपनली ऑफर देती है ना, चाहे वो टेक ओवर हो, बायबैक हो, डीलिस्टिंग का। ठीक है, वो उसी की बात करें। क्लियर है बच्चा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, एम्प्लॉयज के पास आने तो कंपनी के पास थोड़ा ना, एम्प्लॉय तो अलग हुआ ना। लेकिन जब ट्रस्ट ने बेच ही दिया तो एम्प्लॉय को कहाँ जाएगा, ट्रस्ट ने तो बेच दिया, जब बेच दिया तो एम्प्लॉय को दे पाएगा क्या। हाँ हाँ, मजबूरी थोड़ी ना है, मर्जी होती है। तुम लोग के पास शेयर्स है बच्चा, कंपनी वापस से शेयर्स क्यों ले रही है, बायबैक क्यों होता है मालूम है आपको, लॉजिक क्या है बताओ। बोर्डिंग पावर मुझे चाहिए, कंट्रोल करना है मुझे, या फिर मार्केट में डिविडेंड बहुत बांटना पड़ता है। जब मुझे पैसे की जरूरत थी ना तो मैंने बहुत शेयर्स बांट दिए, अब पैसे की जरूरत नहीं है भाई तो मैं ले रही हूँ। कंपनी जबरदस्ती नहीं ले सकती, कंपनी आपको ऑप्शन देगी कि सुनो 500 रुपए के शेयर्स 900 में खरीद रही हूँ, तुमको लालच दूंगी मैं, तो तुम नहीं बेचोगे ना तो मैं नहीं ले सकती, बायबैक नहीं हुआ। क्या बात समझ में आ गई। आप कहोगे नहीं भैया हमें भी मालूम है इस शेयर की कीमत बहुत है, आप 900 को लालच दे रहे हो, बहुत आगे जाने वाली है। जब मुझको पता है तो तुमको भी पता ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है, वो इनोसेंट लोग मुझे बेच देंगे, कुछ बायबैक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो बच्चा ऐसा पूरा प्रोसेस होता है। तो जब ट्रस्ट कोई ऑप्शन दिया गया तो ट्रस्ट ने मुझे बेच दिया, जब ट्रस्ट को बेच दिया तो एम्प्लॉय के पास तो आया नहीं,
मान लो उसने थोड़ा बेचा, थोड़ा बच गया, एम्प्लॉय के पास है, तो एम्प्लॉय के पास मर्जी है ना, रखे या फिर बेच दे। क्लियर है? चलिए, हाँ बच्चा। हाँ ठीक है, ट्रस्ट के पास ही है, ट्रस्ट दे सकता है। ट्रस्ट के पास दोनों ऑप्शन है, डील स्टोरी है, ट्रस्ट के पास ही शेयर्स रह गए, तो वो क्या करेगा, कंपनी को वापस रिटर्न कर दे क्योंकि एग्जिट ऑफर उसको भी मिल रहा है, या फिर क्या करे, सेकेंडरी मार्केट में बेच दे। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, पैसा ज्यादा कहां मिल रहा होगा, नहीं, एग्जिट ऑफर में हमेशा ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा उसमें मिलता है क्योंकि उसमें लालच दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? लेकिन जहां फायदा लेकिन जनरली वही होता है। ई पॉइंट तक समझ में आया? हाँ बच्चा। हाँ हाँ, ट्रस्ट को पैसे देंगे, वो लोन चुकाएगी कंपनी को वापस, क्योंकि उसने तो आ ही जाएगा क्योंकि उसने लोन ले रखा है। ट्रस्ट कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी है, बस वो लोन चुकाने लोन उन्होंने एक अलग से एडिशनल एक आउटसोर्स किया है ना, एक एंटिटी को, भैया तू काम संभाल, लोन उसी से ले रखा है विद इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, ई पॉइंट समझ में आया? नहीं आया? वापस 12 पॉइंट समझ में आया? वही तो लिखा है। चलो, 12 में क्या बताया था, अगर पैसा जितना शेयर्स बच जाता है, जितना शेयर्स बच जाता है, आप एप्रोप्रिएट अनएप्रोप्रिएट को क्या नहीं कर पाते, एप्रोप्रिएट, तो कहां बेचना, स्टॉक मार्केट में, और क्या करना, रिपे करना। तो 12 वाली बात रिपीट तो है। क्लियर है बच्चा? एफ पॉइंट, कंपनी स्कीम लाई थी ना, कंपनी ने कहा भाई अब हम स्कीम को कंटिन्यू नहीं करें। कंपनी का वाइंड अप नहीं हो रहा है, किसका वाइंड अप हो रहा है, स्कीम का। हमें लग रहा है ये स्कीम नहीं ठीक लग रही, तो स्कीम उन्होंने बंद कर दी। जब स्कीम बंद कर दी तो अब ट्रस्ट के पास तो शेयर्स बचे ना, वो क्या करेगा, बेचेगा। हम पढ़ रहे जनरल रूल, ट्रस्ट सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स नहीं खरीदेगा, बेचेगा, नहीं बेचेगा, यही है ना, नॉट सेल। लेकिन एक्सेप्शन, बेचेगा। क्यों, स्कीम बंद होगी भाई, अब किसको दूं ये शेयर्स, सेकेंडरी मार्केट में बेचूं। क्लियर है? नेक्स्ट जी पॉइंट, सेबी ने एक लोन चुकाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है मार्केट में अच्छा बिक जाए तो बीच का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चल बच्चा, अप्रूवल ग्रांटेड बाय, ये अप्रूवल देने वाला कौन है, सेबी। किसी ने कोई एप्लीकेशन दी, हाँ जो कोई बात नहीं, ठीक है, समझो समझो समझो। अभी हम सारे काम किसको लेके पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट को लेके पढ़ रहे हैं, ट्रस्ट को लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रस्ट की तरफ से किसी ने एक एप्लीकेशन दे दी, ट्रस्टी ने। ठीक है, किसको दे दी एप्लीकेशन, सेबी को। हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, हम इसे सेकेंडरी मार्केट में बेचना चाहते हैं। सेबी उसकी सारी बात सुनेगा, अगर उसे लगेगा तो बच्चा सेबी उसे क्या दे देगा, अप्रूवल। लेकिन वो उसे एक पैसा लेगा, एक फीस चार्ज करेगा। वो फीस कितनी चार्ज करेगा, और वो क्या बोल दिया, नॉन रिफंडेबल फीस। 1 लाख रुपए लेकर उसे परमिशन दे देगा, ट्रस्ट तुझे जो करना है कर। जनरल रूल, ट्रस्ट सेकेंडरी मार्केट में नहीं बेचेगा। एक्सेप्शन, बेच सकता है अगर सेबी से उसने क्या ले ली, स्पेशल परमिशन ले ली, जिसके लिए उसे एक फीस भी चुकानी पड़ेगी, दैट वाज 1 लाख, जो अब रिफंड नहीं होगी। एक बार गई तो चली गई। ट्रस्ट का मन बदल गया फिर, तो भैया सेबी क्या बोलेगा, गया तुम्हारा पैसा, अब मैं इसे रिटर्न करने वाला नहीं। उसने पहले पैसा लोन ले लिया, उसके बाद उसे लगा कि अब मुझे करना नहीं है, लाइबिलिटी आ गई है, लोन भी चुकाना है, सेकेंडरी मार्केट में बेच भी नहीं सकता, तो सेबी से जाके स्पेशल रिक्वेस्ट ले ली। मतलब ये सारे इंसिडेंट के अलावा भी सेबी से जाकर परमिशन लेकर भी वो अपनी स्कीम को, है ना, डिसकंटिन्यू कर सकता है। फिर उसके बदले में दूसरा ट्रस्ट आ सकता है। कंपनी कहेगी भैया मुझे तो काम करवाना है ना, स्कीम कंटिन्यू करवाना है, तो दूसरा ट्रस्ट आके फिर वो काम करवा सकता है। मैं एक ट्रस्ट हूं, ठीक है, मैं कौन हूं बच्चा, एक ट्रस्ट। समझना, मेरे को क्या बोला है, 15 पॉइंट को पूरा अच्छे से समझा रही हूँ। ट्रस्ट को बोला है कि वो ट्रेडिंग नहीं करेगा स्टॉक मार्केट में, यही है, बेचेगा नहीं स्टॉक मार्केट में। क्लियर है? मैं बेच नहीं सकती, मैंने जो 5 लाख के शेयर्स खरीद लिए लोन में, ठीक है। एक्सेप्शन, स्टॉक मार्केट में बेच सकती हूँ अगर ऑप्शन इस में लिखा है, अगर एप्रिसिएशन स्कीम में, परचेज स्कीम में, रिटायरमेंट बेनिफिट और जनरल बेनिफिट स्कीम में लिखा है। पहले 3 पॉइंट समझ में आ गए तो कर सकते। इन्होंने कहा अगर कंपनी ने एग्जिट ऑफर दे रखा है थ्रू सेकेंडरी मार्केट, चाहे वो एग्जिट ऑफर किससे हो, बायबैक से हो, डीलिस्टिंग हो, या जो भी है, तो मैं सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता हूं। या फिर बच्चा लोन रिपे करने के लिए बच गया, बचा बुचा अनएप्रोप्रिएट को मार्केट में बेच सकता हूं। बच गया है ना, क्या करूंगा, सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा।
या फिर स्कीम ही बंद कर दी। किसने स्कीम बंद कर दी? कंपनी ने। या फिर बच्चा मैं ही अपने आप को बंद कर रहा हूं। कंपनी ने स्कीम बंद कर दी तो शेयर्स को मैं क्या करूंगा? सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा। या फिर मैं कह रहा हूं कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं ट्रस्ट बंद हो रहा हूं, कंपनी अपनी स्कीम करवाएगी आगे, तो मुझे क्या करना है? सेबी से क्या लेना है? स्पेशल परमिशन, कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे बदले में आप कोई और ट्रस्ट आएगा, वो कंपनी अब किसी और को ये काम दे, मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे एक रकम चुकानी पड़ेगी। किसको बच्चा? सेबी को। और सेबी पहले मेरी बातें भी सुनेगा, रीजन पूछेगा क्यों। अब जो भी जेन्युइन रीजन मैंने दिया, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड रीजन है, तो बच्चा ये भी पॉसिबल है। ट्रस्ट ने भी अपने आप को बोल दिया मैं कंटिन्यू नहीं कर, अब तक तो कंपनी कर रही थी ना, कभी कंपनी स्कीम बंद करवा रही है, कभी पूरा नहीं हो पा रहा है, या कभी कोई ना कोई इंसिडेंट आ रहा है, तो बच्चा ट्रस्ट को भी बोल दिया तेरे पास भी एक मौका है खुद से बंद करने का। क्लैरिटी है? हाँ, अब वो बंद कर रहा है तो ऐसे नहीं कि पैसा नहीं चुकाएगा, बंद करेगा, फिर क्या करेगा? सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को बेचेगा, उससे रिपे करेगा। क्लियर है? बिना रिपे के भैया सभी नहीं जाने देगी। क्लियर है? चलिए, कंपनी भी नहीं जाने देगी, है ना, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट और चिल्लर पॉइंट क्या लिखा है बताओ, खुद तुम लोग बता सकते हो यार। फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फुल कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। किसके? कौन से वाले? इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर्स हैं, पूरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, मतलब प्राइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो इन्होंने कहा प्लीज कंप्लाई करना। ठीक है, रीड करो एक बार पूरा खुद से। हाँ बच्चा, रिज्वाइन करना है। बस बच्चा यहीं तक ही पढ़ाऊंगी, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, है ना? नहीं यार, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सभी कोई देना पड़ता है कंप्लायंसेस में, जिसको जो जो बोला है, और जनरली सभी को ही बोला जाता है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आ गए हैं। लास्ट पॉइंट रीड कर रही हूँ, 16 क्या बोलता है? ट्रस्ट मेक डिस्क्लोजर, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उनको क्या करेंगे? कंप्लाई। कहां लिखा है? सेबी के इनसाइडर इन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 में, जहां जो जो कंप्लाई करने को बोला है करो, जहां जहां डिस्क्लोज करने को बोला है करो। कौन करेगा? ट्रस्ट। ठीक है, कुछ नहीं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, दैट्स इट। 16 पॉइंट समझ में आए? पक्का? अब मैं पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा मार्क करवाऊं बच्चा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट की बात करूं तो पॉइंट नंबर 4, 1 2 3 ऐवे ही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 4। देखो, एग्जाम में तो बच्चा अनइंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है, लेकिन स्टिल टाइम कम हो तो इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करना। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है, 11 इंपॉर्टेंट है, 4 10 11, ठीक है, बाकी तो ऐवे ही है। 14th 15th बस। तो कौन कौन से पॉइंट? 4th 10th 11 14th 15th, ठीक है। इंडिविजुअल पॉइंट में बच्चा क्वेश्चंस बनता है, कभी नहीं लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में कि भैया ट्रस्ट का इंप्लीमेंटेशन के पूरे 16 पॉइंट्स बताओ, ऐसा कभी भी लिखा नहीं होगा। केस होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट में। क्लैरिटी है? पक्का? पढ़ा क्या था हमने? ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट का रूट लोगे तो ये सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट रूट होगा तो क्या बनाना है? कंपनसेशन कमिटी। डायरेक्ट रूट होगा तो क्या बनाना है? जरा नेक्स्ट हेडिंग देखो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता था? कंपनसेशन कमिटी। कंपनी पहले क्या बनाएगी? एक कमिटी। ये कमिटी क्या डिसाइड करेगी? एलिजिबिलिटी। किसकी एलिजिबिलिटी? एम्प्लॉइज की। किन किन एम्प्लॉइज को ये ऑप्शंस मिलेंगे? इसॉप वाला, परचेज वाला, एप्रिसिएशन, जनरल, रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहली लाइन एम्प्लॉय के पास क्या बच्चा? कौन कौन एम्प्लॉय एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, ये डिसाइड करने वाली कंपनसेशन कमिटी। ये एक लाइन खत्म, समझ में आ गई। लेकिन उन्होंने कहा भैया सुनो, एम्प्लॉय की और डिटेलिंग। हमने एक एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी थी, बताओ क्या थी? बताओ। परमानेंट एम्प्लॉय था, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। डायरेक्टर था, फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं। और नेक्स्ट क्या था? होल्डिंग और सब्सिडी का, वही स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, डायरेक्टर और एम्प्लॉय, यही था। हाँ बस काव्या बच गई, लेकिन उसका नेटवर्क नहीं आ रहा। अनिकेत वर्तिका, वही सारी बच्चा आपको
दीदी वॉइस आ रही है लेकिन स्क्रीन बार बार फ्रीज हो जा रही है। ठीक है, क्या निकेत आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अनिकेत बच्चा कंफर्म करेगा। बस एक ही बार हुआ था। वर्तिका अपने नेटवर्क को देखना लाइक। सब लोग अपने नेटवर्क में, अच्छे नेटवर्क में बैठेंगे बच्चा, है ना। इधर से भी खराब, उधर से भी खराब, हर जगह से खराब, तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। ठीक है। चलो अनिकेत तुम अच्छे नेटवर्क में बैठे हो। काव्या तुझे और अच्छे नेटवर्क में बैठना पड़ेगा, तू तो आ ही नहीं पा रही है अंदर। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आया क्या है? कौन डिसाइड करेगा? जो भी होगा कंपनसेशन कमिटी, हमें नहीं जाना उसके अंदर। ठीक है, चलिए। लेकिन इन्होंने कहा देखो भैया, एम्प्लॉय का ना एक एक्सप्लेनेशन बताना है। इन्होंने कहा भैया एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर क्या होता है? एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय कौन होता है? डायरेक्टर होता है। लेकिन ये डायरेक्टर कुछ खास है, समझेंगे। नॉमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशन। बच्चा आप समझना क्या होता है ना, ये कंपनी ना बहुत सारे लोन ले लेती है। कंपनी क्या ले लेती है? बहुत सारे लोन। ठीक है, वेरी गुड। नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है। अब हमारी कंपनी ने, आईटेस कंपनी ने ले लिया लोन। अब भैया उस बैंक वालों को ना थोड़ा सा डाउट है हम पर कि लोन तो ले लिया, चुकाने में है दिक्कत। तो उसने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना बैंक का एक बंदा भेजा है जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में बैठेगा, मतलब वो भी डायरेक्टर है। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। वापस आईटेस कंपनी ने लिया लोन, जिस बैंक से लिया उस बैंक को है हम पे डाउट। डाउट था तो लोन ही नहीं देना था, लेकिन अब दे चुके, गलती तो हो गई उनसे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऑफिसर भेजा और बोला कि भैया कंपनी सही से चलेगी तो हमारा लोन रिपे हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंपनी सही से चलेगी तो लोन रिपे होगा, और कंपनी सही से चल रही कि नहीं चल रही उसके लिए हमारा एक डायरेक्टर बैठना जरूरी है। तो उस डायरेक्टर को क्या बोलते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? पहले बताओ। इन्होंने कहा अगर कोई डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय नॉमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशन है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑफ दी कंपनी, इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बोलूं तो नॉमिनी डायरेक्टर है। अगर कोई नॉमिनी डायरेक्टर है आपकी बोर्ड की टीम में, तो इन्होंने कहा कि हमें थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उस ऑफिसर को यहाँ भेजा होगा आईटेक्स के बोर्ड में, वो भी हमारे ऑफिस में बैठा होगा, हमारे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होंगे वो भी सुन रहा होगा कि हम सही तरीके से चला रहे कि नहीं चला रहे, यही होगा ना। इसीलिए तो बैठाया। जासूस है वो, किसका? बैंक का जासूस है कि कंपनी सही तरीके से चल रही कि नहीं चल रही। बच्चा इन्होंने कहा भैया सुनो, जो वो जासूस आया है ना नॉमिनी डायरेक्टर, उसका ना एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इंस्टीट्यूशन, मतलब वो बैंक का और डायरेक्टर का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में उसने यहाँ भेजा है। वो तो अच्छा खासा बैंक में काम कर रहा था, उसको कहाँ भेज दिया? आईटेक्स के ऑफिस के अंदर बैठा दिया कि भाई तू भी डायरेक्टर है। चौथी चेयर लगा दी, बॉस चेयर हमने उसके लिए, अब डायरेक्टर है भाई। ठीक है। इन्होंने कहा उसका कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट फाइल करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बैंक ने उसको क्या बोलकर भेजा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, हम उसकी सारी चीजें देखना चाहते हैं। तो कुछ नहीं बच्चा, उस एम्प्लॉय पे फोकस किया जा रहा है। क्या वो एम्प्लॉय समझ में आया है? कौन सा एम्प्लॉय? नॉमिनी डायरेक्टर। किसने नॉमिनेट किया? एक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने नॉमिनेट किया। ठीक है। इन्होंने कहा उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होगा इंस्टीट्यूशन और डायरेक्टर के बीच, प्लीज। अब वो डायरेक्टर हमारी कंपनी में मन लगा के काम कर रहा है, हमें लग रहा है वो टैलेंटेड है, तो कंपनी का मन आ गया, दिल आ गया उस पर कि भैया उसको रोके रखना है, तो वो स्कीम उसे भी देना चाहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ESOP स्कीम एम्प्लॉय डायरेक्टर को दे सकते हैं? तो वो नॉमिनी डायरेक्टर अच्छा काम कर रहा है, हमारी कंपनी को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहा है, तो हम चाहते हैं 3-4 साल यहाँ पे रहे। ठीक है। तो पहले हम क्या देखना चाहते हैं? उनका कॉन्ट्रैक्ट। और प्लीज उस कॉन्ट्रैक्ट में हम ये बता रहे हैं कि अगर हम इसे स्कीम देंगे, एज पर स्कीम रखेंगे, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर ले, उसके टर्म्स एंड कंडीशन बातें लिखी होनी चाहिए। क्या कहानी चल रही पहले बताओ, ये समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए, तो अब बच्चा रीड करेंगे तो समझ में आएगा। क्या कर दिया ये मैंने, खिचड़ी। चलिए आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट एंटर्ड। कौन से कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट की बात हो रही है? जो बिटवीन किसके किसके बीच में हुआ है? इंस्टीट्यूशन नॉमिनेटिंग टू इट्स एम्प्लॉय डायरेक्टर। ठीक है। इन्होंने कहा उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें लिखी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, किस किसके बीच में हुआ है? वो जासूस, बैंक का और बैंक, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ये बातें होनी चाहिए। क्या बातें? कि भैया वेदर दी ग्रांट्स बाय द कंपनी, की आईटेक्स कंपनी अगर उसे स्कीम के तहत ESOP दे रही है, तो वो एक्सेप्ट करेगा सेड एम्प्लॉय इन हिज कैपेसिटी। वो अपनी कैपेसिटी में उसे एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि हमें वो टैलेंटेड दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा,
ग्रांट इफ मेड टू द डायरेक्टर, ये ऑप्शन हमने किसको दिया है? डायरेक्टर को। लेकिन कहीं ना कहीं वो डायरेक्टर किसका भेजा हुआ है? बैंक का, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। तो उन्होंने कहा भैया इसे डिनाई नहीं करेंगे, वो एक्चुअली में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तरीके से हमने स्कीम जो दिया है ये बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि उनके फेवर में नहीं है, मतलब उनके लिए ही है, उनके पास ही जाएगा ये। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस हमने दिया इस डायरेक्टर को है, लेकिन ये आया आपके कारण है, तो ये आपका भी है, आपका भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि भैया ये आपका नहीं है, दिया जा रहा है डायरेक्टर को, आपका ही है, आप ही ने भेजा हुआ था। क्या ये बात समझ में आई? वापस हम पढ़ रहे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए। ए पॉइंट क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए? स्कीम को लेकर, है ना, स्कीम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको लेकर बात लिखिए। दूसरा, जो स्कीम एक्सेप्ट कर रहा है डायरेक्टर, तो वो डिनाई नहीं करेंगे कि भैया आपका नहीं, भैया आप ही के कारण वो इधर आया है, तो वो आपका भी है। तो ये स्कीम के तहत जो शेयर्स मिल रहे हैं वो डायरेक्टर को मिल रहे हैं, और जो डायरेक्टर को मिल रहा है क्योंकि वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव, वो उनका ही है, मतलब इन शॉर्ट वो शेयर्स किसके हैं? बैंक के। क्या ये बात समझ में आ रही है? नॉट डिनाई। अगर डिनाई लिखा होता तो अलग होता। नहीं, वापस मैं ये कह रही हूँ, बैंक का भेजा हुआ एम्प्लॉय, इसको शेयर्स दे, मतलब किसके हैं? बैंक के। तो ये डिनाई नहीं करेंगे कि वो बैंक के नहीं है, मतलब है। ये डिनाई नहीं करेंगे कि वो बैंक के नहीं है, बाकी अगर मर्जी ना, हाँ, तो वो खुद के लिए भी ले सकता है। ठीक है, क्लियर बच्चा? सी पॉइंट, कंडीशन जो भी बताई जाएगी स्कीम की कंडीशन, और जो भी बच्चा वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्स्ट्रा काम कर रहा है जासूसी का, जो भी कंडीशन है, सब्जेक्ट टू फीस, कमीशन, अदर इंसेंटिव एक्सेट्रा, जो भी है, एक्सेप्टेड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर सारी स्कीम एक्सेप्ट कर लेगा जो भी इसको फीस वगैरह मिल रहा है फ्रॉम दी कंपनी। अगर कंपनी को लग रहा है, कंपनी के पास ऑप्शन है ना, भैया कंपनसेशन कमेटी ने डिसाइड किया है कौन से एम्प्लॉयज को देना है और कौन से नहीं, इनको लग रहा है अच्छा काम कर रहा है, नहीं भी दे सकते। अगर हमको लग रहा है भाई ये तो जासूस है, तो ना दो, कंपनसेशन कमेटी डिसाइड करेगी। एक्चुअल में अच्छा ही तो काम करवाएगा बच्चा। ठीक है, बैंक को तो दिक्कत लग रही है ना, तुमको लोन देके बेचारी फंस गई है वो, कि भाई तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो करवाने ही अच्छे से काम आए। ठीक है, हमें लग रहा है जासूस है, जासूस है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट की डिटेलिंग। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि स्कीम दे सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा, उस एम्प्लॉय को दे रहे वो उनका भी है। तीसरा पॉइंट, सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेगा वो। इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? वो जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है प्लीज स्टॉक एक्सचेंज को दे दे जहां पे शेयर्स लिस्टेड है। उस कंपनी, आईटेस कंपनी के शेयर्स जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, प्लीज वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जाएगी। हम देखना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इधर उधर की गलत बातें तो नहीं लिखी हैं। साथ में बच्चा, डायरेक्टर भी ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी किसको देगा बच्चा? आईटेक्स कंपनी में जब वो फर्स्ट टाइम अपॉइंट होगा, उसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग उसकी होगी। वापस 2000, मेरी कंपनी बनी है 2000 में भाई, लेकिन मैंने लोन कब लिया? 2022 में। आज मैंने उससे अपॉइंट किया, उसकी पहली मीटिंग जब होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे सबमिट कर दे, कंपनी को सबमिट कर दे कि उसके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, उसके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो यहां पर आकर, सॉरी, बैंक और उसके बीच में जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस किस को जाएगा? आईटेक्स कंपनी के पास आएगी इसकी एक कॉपी, और एक कॉपी कहां जाएगी? आईटेक्स कंपनी के शेयर जहां लिस्ट है, आईटेक्स कंपनी के शेयर जहां लिस्ट है वहां जाएगी। वापस हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपनसेशन कमेटी क्या डिसाइड करती है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती है। ठीक है, किस चीज की एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन सी एम्प्लॉइज को ये स्कीम मिलेगी। इन्होंने कहा ये स्कीम किसको मिल सकती है? ये स्कीम नॉमिनेटेड डायरेक्टर को भी मिल सकती है, लेकिन उसको मिलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में सारी बातें होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट फाइल होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के पास, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके पास होना चाहिए? कंपनी के पास भी होनी चाहिए, इसकी एक एक कॉपी, दैट्स इट। तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, बाकी सबको भी तो मिलेगा ना। ये बस एक्सप्लेनेशन दे कि नॉमिनेशन डायरेक्टर भी एलिजिबल है। क्लियर है? नॉर्मली तो बाकी होते ही है। क्लियर है बच्चा? आज बहुत ज्यादा खींच लिया क्या मैंने? भूल गई मैं तो। चलो यहीं पे क्लास ओवर करेंगे, है ना।